नमस्कार, प्रदीप कृष्णात्रे बात कर रहा हूँ और हम क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के बारे में बात करते आ रहे हैं। अभी तक हमने 6 चरणों या स्टेप्स के बारे में हमने बात कर ली है। आखिरी चरण या स्टेप जिसके बारे में हमने बात की थी वो था एस्टैब्लिशिंग ए क्वांटिफिकेशन सिस्टम। मोटे मोटे रूप से ये था कि आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, अपने वेरिएबल्स क्या रहेंगे, उनका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, और इसके बारे में हमने कल जो है पूरी बातचीत की थी। अब हम 7वें स्टेप या चरण के बारे में आते हैं। अब धीरे धीरे आप देखिए, किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में आप चाहो तो 3 चरण होते हैं। एक तो आपको खुद बैठ के अपने दिमाग से अपने कमरे में या सुपरवाइज़र के साथ बैठ के आपको अपनी रिसर्च को प्लान करना पड़ता है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जो आप पीएचडी कर रहे हैं तो पहले सिनॉप्सिस में करते हैं, फिर उसके बाद उसका और थोड़ा विस्तार देते हैं। दूसरा होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। जब आप फील्ड में जाते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उस आधार पे जिस आधार पे आपने उसको प्लान किया, जिसकी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उस स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा फिर वापस लौट कर आते हैं, फिर कमरे में बैठ जाते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट में पूरी एनालिसिस, मेथडोलॉजी, इंट्रोडक्शन वगैरह सब लिखते हैं और आखिरी में कंक्लूजन और डिस्कशन लिखते हैं। तो पहले आपका जो है आपका दिमाग लगता है, बुद्धि लगती है, आप कैसे करने वाले हैं आप आगे देखते हैं, फिर फील्ड में जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर तीसरे चरण में आप फिर जो आपने किया है उसका आप विश्लेषण करते हैं। तो अगर पहले चरण में आप उसको प्लान या स्ट्रेटजाइज करते हैं, दूसरे चरण में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और तीसरे चरण में उसकी आप एनालिसिस करते हैं और दूसरे चरण में या तीसरे चरण में आप पूरे स्तर में जो है ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं वगैरह वगैरह सब काम करते हैं। तो मैनेजमेंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का। जब आप पीएचडी करते हैं तो ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। इसके लिए पीएचडी कभी कभी बहुत बोझिल हो जाती है, कभी हेवी हो जाती है, आप थकने लगते हैं, मूड कभी कभी आता है यार कहाँ पपन फंस गए हैं। इसके ऊपर अगर सुपरवाइज़र आपका टफ़ है, और सुपरवाइज़र को टफ़ होना चाहिए क्योंकि आपकी आखिरी डिग्री है और उसके आधार पर आपको आगे नौकरी मिल सकती है, तो फिर आपकी जिम्मेदारियाँ और आपकी परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। क्योंकि एक अच्छा सुपरवाइज़र आपके पहले चैप्टर के पहले ड्राफ्ट को रिजेक्ट करता है, दूसरे चैप्टर के पहले ड्राफ्ट को रिजेक्ट करता है, आपको बार बार रिवाइज़ करने को कहता है क्योंकि वो चाहता है कि आप एक अच्छा काम करें। तो अब हम क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में अभी तक जो है हम करते आ रहे थे, प्लानिंग करते आ रहे थे, और अब 7वें स्टेप पर जो है हम जो है ना अपनी एनालिसिस पे आते हैं थोड़ा, या उसको अपन कैसे उस एनालिसिस को आप कैसे उसको प्लान करोगे, उसको स्ट्रेटेजाइज़ करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इसके बारे में हम बातचीत करना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मान के चलिए, मैं पीएचडी की बात नहीं करता हूँ, जनरली जब आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, पीएचडी के दौरान भी ऐसा कर सकते हैं आप, कि आप खुद पूरी तरह एनालिसिस करने के बजाय, आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कुछ चंद जो है ना न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कोई टेलीविज़न के कुछ 2, 4, 6, 8, 10, 12 को नहीं कर रहे हैं, आप 10 साल का कर रहे हैं, 20 साल का कर रहे हैं, ऐसा आपने कोई भारी प्रोजेक्ट ले रखा है, तो आपको कोडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कोडर्स वो होते हैं जो आपने जो कैटेगरीज़ बनाई हैं, जिसकी जो डेफिनेशन बनाई है, जिसको आपने ऑपरेशनलाइज किया है, उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो सब काम आपको करना पड़ता है, मगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में है तो जनरली आप क्या करते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं, कोडर्स को करते हैं। तो 7वें चरण का नाम हम कहेंगे ट्रेन कोडर्स एंड कंडक्ट ए पायलट टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, इसके पायलट टेस्ट को कंडक्ट करना और ट्रेनर्स को जो ट्रेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो उसको आप ठीक तरह से ट्रेन नहीं करोगे, या आपने जो ट्रेनिंग दी है उसको कोडर्स अगर ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो बार बार गलतियां करते हैं, और आपको ऐसी गलतियां शुरू में ही पकड़ लेनी चाहिए, शुरू में इनको सुधारना चाहिए, जैसे कि आगे सब एक ही तरह से कंसिस्टेंटली जो है ना उनकी जो कैटलॉगिंग होती है, उनकी जो कैटेगरीज़ में डालने की एक न्यूज़ आइटम होता है, या जो भी आप अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसको सही तरह से काम चलता रहे। तो देखिए, जब कोडिंग ऑफ ट्रेनर्स, इसके बारे में पहले अपन मोटी मोटी बात कर लें, इसके बारे में 2 बात करना चाहता हूँ मैं। पहले तो ये कि अगर आपके पास 1 से ज़्यादा कोडर हैं, मान के चलिए 2 कोडर्स हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनकी आपको रिलायबिलिटी टेस्ट करनी पड़ती है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, पहले मैं अंग्रेज़ी में इसकी परिभाषा पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम मटेरियल रिजल्ट्स इन सिमिलर डिसीजंस और कंक्लूजन्स।
है ना। अपन पायलट टेस्ट की बात करी थी, अपन ने कहा था कि इस 7वें स्टेप को अपन ट्रेन कोडर्स एंड कंडक्टिव पायलट है। तो पायलट में आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जब किसी न्यूज़ आइटम को हम जो है किस में डालना है, कि अपने जो है ना ए प्रायराई कैटेगरीज बना रखी हैं, है ना। डिडक्टिव के आधार पर हमने, डिडक्टिव अप्रोच के आधार पर हमने कैटेगरीज बना रखी है। इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, नेशनल में जो है इकोनॉमिक न्यूज़ है, ये एग्रीकल्चर की न्यूज़ है, ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है, ये लोकल न्यूज़ है, इस तरह की आपने कई कैटेगरीज बना रखी हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग देते समय एक न्यूज़ आइटम लेंगे और अपने कोडर्स को देंगे। पहले एक कोडर को देंगे, बोले इसको तुम किस में डालोगे, किस कैटेगरी में रखोगे, फिर उसको दूसरे में देंगे, दूसरे को वही आइटम जो है दूसरे कोडर को देंगे, उससे पूछेंगे आप इसको कहाँ डालोगे। अगर आपके पास तीसरा कोडर है तो तीसरे को भी आप वही न्यूज़ आइटम दोगे और बोलेगे इसको आप कहाँ रखोगे। तो अच्छी स्थिति ये है, आइडियल स्टेट ये है कि जितने भी कोडर्स होते हैं सबको ये मान लेना चाहिए, सबको एक ही तरह का काम करना चाहिए। वो ये कि ये एक न्यूज़ आइटम एक ही कैटेगरी में डालना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। अब ये कैसे तय करें, ये तय उस तरह से होता है जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, कैटेगरीज की परिभाषा। तो अब आप ट्रेनिंग जब करते हैं कोडर्स की तो उनको बोलते हैं भाई पहले आप एक कोडिंग शीट देते हैं, एक परिभाषाएं देते हैं, इसके बारे में अपन कल बात करने वाले हैं, और उनको बताते हैं ये अच्छी तरह से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद कोई दिमाग में सवाल आए तो पूछ लो, फिर उसको समझाइए, आप एक चर्चा कीजिए, कम से कम 1 या 2 घंटे इस पर आप, अगर आपके पास ज़्यादा कैटेगरी नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको समझाने में। और उसके बाद जो है आप लोगों को कहते हैं भाई समझ गए ना अच्छी तरह से, ये कागज़ जो मैंने आपको लिख के दिया है, इसमें कैटेगरीज़ के सब नाम है, कैटेगरीज़ की परिभाषा है, इसको अपने पास ही रखिए। अब ये लीजिए पहला न्यूज़ आइटम, है ना। सब एक न्यूज़ आइटम की आपने 3 कॉपी बनाई, आपके पास 3 कोडर हैं, तीनों को दे दिया। अब आप बताइए, इसको पढ़िए अच्छी तरह से और बताइए इसको किस कैटेगरी में डालेंगे। अगर कोई शक या शुबा है तो मैंने जो पेपर जिसमें सब कैटेगरीज और उनकी परिभाषा दी है उसको पढ़िए और थोड़ा सोच के बताइए कि इसको किस कैटेगरी में आप डालेंगे। तो होता यही है कि पहले दे दिया आपने, फिर आपने दूसरा आइटम दिया, फिर आपने तीसरा आइटम दिया, ऐसे आप हम 10, 12, 15 देते हैं जब आप पायलट स्टडी करते हैं। तो जो है ना अक्सर 10 में से कम 8 बार या 9 बार तीनों को कोडर्स को ये एग्री करना चाहिए कि ये आइटम जो है इस कैटेगरी में जाएगा, दूसरा आइटम इस कैटेगरी में जाएगा, तीसरा आइटम इस कैटेगरी में जाएगा। अगर ऐसे आपने 10 आइटम बांटे हैं, न्यूज़ आइटम्स बांटे हैं, उसमें से तीनों को कम से कम 8 जो हैं आइटम ऐसे होने चाहिए कि उनको मानना चाहिए कि भाई ये इस कैटेगरी में जाएगा और किसी के कैटेगरी में नहीं जाएगा। जब ये आपने कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली है, ये आपने उनकी समझ उनकी विकसित कर दी है, तो फिर आप जाएंगे वो 2 आइटम्स जिनमें इनको कन्फ्यूजन हो रहा था, एक ने कह दिया होगा ये नेशनल में जाएगा, दूसरे में कह दिया होगा कहीं और जाएगा। क्योंकि समझिए आपके प्रधानमंत्री देश के अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो वॉशिंगटन चले गए, अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ है या नेशनल न्यूज़ है, क्योंकि चर्चा इस विषय पे होती है। अखबार इस तरह से को प्रकाशित करता है कि भी हिंदुस्तान के अंदर जो है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो हो सकता है कि एक कोडर इसको इंटरनेशनल न्यूज़ में डाले और इसी आइटम को दूसरा कोडर जो है वो नेशनल इकोनॉमी की न्यूज़ में डाल दे। अब आपकी परिभाषा पे निर्भर करता है आपने कैसे इसको परिभाषित किया है इस चीज़ को। तो यहाँ आपको फिर समझाना पड़ता है जो 2 ऐसे न्यूज़ आइटम है जो उन्होंने गलत, क्योंकि आगे चल के और कन्फ्यूजन हो सकता है, अलग अलग इसको डाल सकते हैं वो लोग, अलग अलग जो है कैटेगरीज में इसको रख सकते हैं। तो ये आपको रिपीटिबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, और रिपीटिबिलिटी में उनको एक ही कैटेगरी में सब अलग अलग तरह के आइटम जो हैं डालने चाहिए। इसके लिए रिलायबिलिटी का मतलब क्या, हाउ रिलायबल आर पीपल इन कैटेगराइजिंग वन न्यूज़ आइटम इन द सेम कैटेगरी एंड नॉट इन एनी अदर कैटेगरी। तो रिलायबिलिटी की परिभाषा फिर मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ। रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम मटेरियल, वही न्यूज़ आइटम, रिजल्ट्स इन सिमिलर डिसीजंस ऑन कंक्लूजन। सिमिलर डिसीजन मतलब एक ही उसी कैटेगरी में डालना है और किसी की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। अब इसको आप मेजर भी कर सकते हैं। मैंने बताया था एक रूल ऑफ थंब, एक मोटा आंकड़ा दे दिया कि 10 में से कम 8 या 9 बार इसको ऐसा होना चाहिए। मगर आपको अगर आप क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको आपको स्टैटिस्टिकली मेजर करना पड़ता है, और इसे कहते हैं हम इंटर कोडर रिलायबिलिटी, या शॉर्ट में ICR। I stands for inter, C stands for coder and R stands for reliability। एक मेजरमेंट होता है और ये बताता है कि इनका लेवल ऑफ एग्रीमेंट अपने कोडर्स कितने हैं, आपके कोडर्स के बीच में कितना लेवल ऑफ एग्रीमेंट है, उसका एक आंकड़ा आपको देता है। वो आंकड़ा जो है अच्छा खासा होना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है। तो उसकी परिभाषा ICR या इंटर कोडर रिलायबिलिटी की ये है
कि लेवल ऑफ एग्रीमेंट जो है ना अमंग इंडिपेंडेंट कोडर्स कोडिंग द सेम कंटेंट यूजिंग द सेम कोडिंग इंस्ट्रक्शंस सेम कोडिंग इंस्ट्रक्शंस जो आपने कागज़ में लिख कैटेगरीज दी, उनकी परिभाषा दी, दीज आर कोडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो उस हिसाब से जो है वो कोडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो है एक ही आइटम को विभिन्न कोडर्स द्वारा एक ही कैटेगरी में डालना चाहिए। और ये आपका जो है कितना ऐसा हुआ है, इसको अपन स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं और इसको कहते हैं इंटर कोडर रिलायबिलिटी। तो अगर आपके पास 2 कोडर्स हैं तो इसको आप मेजर कर सकते हैं और इसको कहते हैं कोहेन्स कापा, COHEN, एक व्यक्ति का नाम है कोहेन, और उसने जिस चीज़ का इजाद किया था उसको कहते हैं कापा, KAPPA, कोहेन्स कापा। एक फार्मूला है जिसको आप अगर आप SPSS इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव में, और मैं कहूँगा कि एनालिसिस में आपका बहुत बड़ा जो है ना, आपकी बहुत बड़ी तकलीफ़ जो है वो SPSS बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। जो कष्ट होता है उसको मेजरमेंट को पूरे को कैलकुलेशन वो सब ख़त्म कर देता है, SPSS कर देता है। तो ये SPSS जो है कोहेन कापा को, अगर आपके पास केवल 2 कोडर हैं तो उसको बड़ी आसानी से वो मेजर करके बता देता है। वो नॉमिनल डेटा है, फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में कोहेन कापा होता है। SPSS विल कंप्यूट दिस फॉर 2 कोडर्स फॉर नॉमिनल डेटा, दिस इज़ योर कोहेन्स कापा। मगर आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल नहीं है, अगर वो इंटरवल और रेशियो है तो फिर आपको कोहेन कापा काम नहीं करेगा। फिर वहाँ आपको उसकी ओवरऑल रिलायबिलिटी और आपको अल्फ़ा उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये भी SPSS कर देता है। जैसे मैंने कहा था, जब हम स्टैटिस्टिक्स विषय के बारे में बात करेंगे तो इसको मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा, या आप एक मेल डाल दें अगर मैं इसको नहीं समझा पाता हूँ, भूल जाता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि हर वीडियो के नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, वहाँ मैंने अपना ईमेल ID भी दे रखा है जहाँ आप मुझे वो लिख सकते हैं कि भाई ये इसको आप समझाइए। तो आज हमने जो है यहाँ 2 चीज़ों के बारे में बात की है, रिलायबिलिटी के बारे में और उसको कैसे मेजर किया जाता है। अगर नॉमिनल डेटा है तो कोहेन कापा कीजिए, और अगर इंटरवल या रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट है आपके डेटा का तो फिर आपको उसका अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, SPSS की भाषा में। और ये जो आपको एक आंकड़ा जो निकल कर आता है वो कम से कम 0.80 का होना चाहिए। उससे कम आता है तो इसका मतलब कोडर्स के बीच में कुछ विसंगति है, वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं। 0.80 या उससे ज़्यादा जो है आपका जो है ना ये इंटरकोडर रिलायबिलिटी निकल कर आनी चाहिए। तो आज हम बात को यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे, जब हम ऑपरेशनलाइजेशन की बात करेंगे और आगे इसके हम 8वें कदम के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।